नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, मेरे पास कई कमेंट आए और मुझसे कई स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर एमपीपीएससी प्री के लिए जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन्हें प्रीलिम्स देना है लेकिन उन्होंने कभी प्रीलिम्स नहीं दिया है, उन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की है, लेकिन चूंकि अब उन्हें प्रीलिम्स देना है तो उन बिगिनर्स के लिए सही स्ट्रेटजी क्या होगी। तो मेरे साथियों, अगर आपने पहले स्ट्रेटजी से संबंधित वीडियो देख चुके हैं और आपने पहले से तैयारी कर रखी है, आपने प्रीलिम्स कई बार दे दिया है या आपका भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट हो लेकिन आपने तैयारी पहले से कर रखी है, तो भले ही आप इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो उनके लिए जरूरी है जो पहली बार प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पहली बार एग्जाम देना है, जो कि बिगिनर्स है। अब चूंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि मैंने 2 से 3 वीडियो इस पर बना दी है स्ट्रेटजी को लेकर, लेकिन कमेंट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में पढ़ने को लेकर जिज्ञासा है। तो उनके लिए, बिगिनर्स के लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब हमारे पास जो न्यूनतम समय बचा हुआ है, अगर हम बात करें तो लगभग 65 से लेकर 70 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इन 65 से लेकर 70 दिन में हम प्रीलिम्स को ऐसे निकाले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे साथियों, बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटजी है, अब आपकी इच्छा है कि आपको देखना है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको स्ट्रेटजी या इस प्रीलिम्स के ऊपर बात करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आपके मन में अभी क्या है। कुछ विचार ऐसे आ रहे होंगे कि सर हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में तैयारी का क्या लेवल होना चाहिए, कैसे प्रश्न यहां पर बनेंगे, प्रश्न सोल्व करते समय कैसी मनोदशा होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम जो सवालात हैं वह व्यक्ति के अंदर आने स्वाभाविक है। तो इससे हमें बिल्कुल नहीं डरना है, हमें सहज रहना है, व्यवहारिक रहना है। देखिए, आप बिगिनर से है, आपको अभी ऐसा लगेगा कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है ना। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या रहेगी वह ये कि आप यही डिफाइन नहीं कर पाओगे कि इसमें से पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अब चूंकि आपने पूछा है कि सर स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, तो अगर आपने पूछा है तो इसको सही तरीके से आपको पालन करना ही होगा, तो ही आप निकाल पाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बतला देता हूं, 2 चीजें जो आपके सिलेक्शन से यहां पर आपको रोक सकती है, उनको आपको नकारना है। पहली चीज, अभी क्या रहेगा, चूंकि आप पहली बार एग्जाम देंगे, आप बिगिनर से हैं, तो आपको यहां पर बहुत से लोग एडवाइस देंगे कि आपको ये नोट से नहीं वह पढ़ना चाहिए, आप इस बुक से पढ़ रहे, ये बुक नहीं वह बुक पढ़नी चाहिए। तो आपने अगर पहले से सिलेक्ट कर लिया है तो उन्हीं नोट्स को पढ़ना है। इसमें बिल्कुल भी नहीं लगना है कि किसी ने कहा कि वह नोट्स बढ़िया है या वह नोट्स बढ़िया है। तो पहली स्थिति तो इसको आप समझ लीजिए। क्या करना है, नोट्स अगर आपने पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं तो उन नोट्स को नहीं बदलना है। और अगर आपको नोट्स को लेकर डाउट है तो मैं पहले बुक लिस्ट को लेकर एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिए। अगर आपको सही लगता है तो वह बुक लिस्ट आप कह सकते हैं, उन्हीं बुक्स से आप पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि नोट्स नहीं बदलना है। दूसरी बात ये कि आपके मन में बहुत सारे डर आएंगे कि सर मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं, मुझे शॉर्ट चीज बता दीजिए ताकि मैं आसानी से निकाल दूं। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत से ऐसे नोट्स आएंगे कि हो सकता है कि आपके पास ऐसे नोट्स मिल जाए कि 15 पेजेस, अगर 15 पेज की बात करें तो इसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो इन नोट्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको लगेगा कि कम समय में है, मैं इनको पढ़ लूं, मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो आपको अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन बड़ा कड़वा सत्य है कि जब हम प्रीलिम्स देकर आएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े और इतने प्रतिष्ठित एग्जाम में क्या स्वाभाविक और क्या संभव है कि इतने कम सिलेबस, इतने कम सोर्सेस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये सिर्फ आपको देखना है। तो बात करते हैं बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो। तो मेरे साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि आप पहली बार एग्जाम देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है। मैं इस बात को मानकर चल रहा हूं, और पढ़ा नहीं है इसका मतलब यह कि अब आपके पास समय कम है और कम समय में आपको पढ़ना वही है जो महत्वपूर्ण है।
तो अब आपको कैसे शुरू करना है। दूसरी बात यह कि हमें कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, है ना, यह बड़ा जरूरी है। अगर एग्जाम देना है तो कॉन्फिडेंस आना बड़ा जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हो सकता है हम बनते क्वेश्चन गलत कर पाए। तो सही स्ट्रेटजी क्या हो, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि 10 यूनिट है आपके एग्जाम में, और इसको इस प्रकार से देखिए कि 10 यूनिट से आपके 10 प्रश्न बनने हैं। लगभग आपको पता होगा कि 100 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 100 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रीलिम्स जो जीएस फर्स्ट पेपर पहला है, इस पेपर पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आपके रहते हैं 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में से अगर आप 70 से लेकर 75 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हमें क्या करना है, मैं पहले जो स्ट्रेटजी बनाया हूं उससे ये स्ट्रेटजी हो सकता है मैच ना खाए, तो आपको लगेगा कि सर यहां पर तो दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया ये स्ट्रेटजी है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो मैं उन्हीं के आधार पर बात करता हूं और क्यों ऐसे बता रहा हूं। तो मेरे साथियों आपको सबसे पहले अब क्या करना है, इसमें एक यूनिट है, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10, इस यूनिट का नाम है आयोग, जिसमें आपको बहुत से आयोग मिलेंगे, जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य या बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसे बहुत से आयोग मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लगभग 10 क्वेश्चन यहां से बनने हैं, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है आयोग को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस है बहुत छोटा, लगभग 2 से 3 दिन आपको इसे कंप्लीट करने में लगेंगे। जब आप 2 से 3 दिन में किसी एक नोट्स से इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अब आपको लगेगा कि सर हाँ मैंने 10 नंबर का कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूं। फिर आपको आगे की ओर बढ़ना है। आपको अगला जो पार्ट करना है वह करना है यूनिट नंबर 9। यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दिया हुआ है, ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहां से भी आप ये मानकर चलिए कि लगभग 10 क्वेश्चन आपके बनने ही हैं, ठीक है, और यह भी 2 से 3 दिन का आपका टॉपिक है। तो अगर आप आयोग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके कम से कम दिन में इन दोनों को मिलाकर हो गए 20 प्रश्न कंप्लीट। अब आप खुद सोचिए कि 6 दिन में हो सकता है आप इसे दोनों को एक साथ पढ़ते चले, आधे दिन में आयोग पढ़िए, आधे दिन सूचना संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 पढ़िए, या पहले आयोग कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद यूनिट 9 कंप्लीट कर लीजिए। यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। तो मेरे साथियों अभी आपने मात्र 6 दिन ही पढ़ा है और 6 दिन में ही आपने 20 क्वेश्चन के बराबर सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो आप खुद बताइए आपको यहां पर आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस आना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एमपीजीके, ये है इसकी 3 यूनिट, बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बड़ा छोटा सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मैं पहले क्या कहता हूं, जब मैं पहले एमपीजीके के बारे में बात करता था तो बुक लिस्ट में मैं ऐसी बुक्स के बारे में बताता था जिसे काफी डीपली पढ़ना होता था, लेकिन चूंकि अब हमारे पास समय बड़ा सीमित है तो हमें क्या करना है, एमपीजीके की किसी ऐसी बुक को लेना है जो 1 लाइनर हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह कि अगर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसमें फैक्ट दिए हो, ऐसी बुक को हमें पढ़ना है। 30 से 35 प्रश्न हमारे यहां से आते हैं। तो मोटे तौर पर मानकर चलिए कि अगर आप 1 लाइनर किसी बुक को पढ़ेंगे तो आपको इसे कंप्लीट करने में लगेगा 15 से 17 दिन, 15 to 17 डेज। तो अभी हमने 6 दिन यहां पर पढ़ा था आयोग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी, हमने 15 से 20 दिन पढ़ा यहां पर एमपीजीके को। तो 15 दिन ये ऐड करते हैं, 6 दिन ये ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो समय हुआ ये हुआ 21 दिन। 21 दिन में आपने 30 क्वेश्चन ही अगर हम यहां पर जोड़े और 20 क्वेश्चन भी ये जोड़ते हैं तो यहां पर आपके हो गए 50 प्रश्न। अब आप खुद बताइए क्या 50 प्रश्न कम होते हैं 21 दिन में कंप्लीट करना? तो आप कहेंगे सर हमने तो बहुत कंप्लीट कर लिया।
अब आपको तैयार करना है 50 प्रश्न का या 50 क्वेश्चन का सिलेबस। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शुरू करना है करंट अफेयर्स, ठीक है, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स से केवल 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं, जबकि ये केवल आपका एक भ्रम है। यहां से अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यहां से 14 से 15 प्रश्न आते हैं। वे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसके पहले मैं वीडियो में कर चुका हूं, जिसमें हमने बात की थी कि क्या कारण है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेहनत करने के बावजूद भी नहीं निकल रहा। जहां पे मैंने बात की थी कि करंट अफेयर्स से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी प्रकृति होती है सब्जेक्ट से संबंधित। मान लीजिए आपको लगेगा कि यह प्रश्न ज्योग्राफी का है या पॉलिटी का है, जबकि वास्तव में वह प्रश्न पूछा जाता है करंट अफेयर्स से। तो कोई भी एक मैगजीन आपको लेना है और इसे तैयार करना है। तो देखिए हमने 50 नंबर का, अब अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो 10 दिन में आप करंट अफेयर्स आसानी से कर सकते हैं, यानी 31 दिन, एक महीने में आपने, अगर मैं यहां पे 15 क्वेश्चन भी ना जोड़ूं तो 50 प्रश्न हो गए थे, 10 क्वेश्चन भी जोड़ता हूं तो आपने 60 प्रश्न का सिलेबस कम कर लिया है। क्या 60 प्रश्न का सिलेबस एक महीने में कम होता है क्या? अब हम इसमें मान लेते हैं 5 दिन हमारा रिवीजन का भी है, तो 5 दिन अगर आप रिवीजन भी करते हैं, अगर आप 5 दिन रिवीजन भी करते हैं तो आपके पास 35 डेज में आपने 60 नंबर का सिलेबस किया है। अब बचते हैं 40 नंबर। 40 नंबर में है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, यानी कि यहां पर आपको सभी चीजें पढ़ना है। लेकिन मेरे साथियों, आपके पास इतना समय नहीं बचा कि आप इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ सके। तो अब हमें क्या, यहां पर एक ऐसा मार्ग चुनना है जिस मार्ग से हमारा कार्य भी आसान हो जाए। हमें 40 नंबर का सिलेबस अभी कंप्लीट करना है, लेकिन चूंकि हमारा 60 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो हमें केवल यहां पर अंक लाना है 20 से 25। अब देखिए, ऐसे समझते हैं हम कि मान लीजिए आप डीपली पढ़ते हैं तो 40 प्रश्न आपके बनते हैं, लेकिन आप सतही लेवल पर भी पढ़ते हैं तो 20 से 25 प्रश्न बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, साइंस, इसके साथ ही इन्वायरमेंट और भी जो अन्य चीजें हैं, इनको आपको क्या करना है, किसी एक बुक को आप लीजिए। उदाहरण के लिए आप लुसेंट ले लीजिए और इस लुसेंट को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना है, सिर्फ इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है, बड़ा ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना है कि हमारे अगर लुसेंट से प्रश्न आते हैं तो हमारे लुसेंट के प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इतने प्रश्न तो आपके आसानी से लुसेंट से बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आयोग सूचना संचार प्रौद्योगिकी को कंप्लीट करना है। इसके बाद एमपीजी के एक 1 लाइनर बुक लेना है, उससे कंप्लीट करना है। इसके बाद करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है। और मेरे साथियों, इसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इन सभी सब्जेक्ट के लिए लुसेंट को पढ़ना है। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए इन 60 से 70 दिन में आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर आपने ऐसे ही स्ट्रेटजी बनवाने के लिए मैसेज किया, कमेंट किया, तो आप ये स्ट्रेटजी भले ही कितनी ही देख लीजिए, अगर आप ऐसे तैयारी नहीं करते हैं, आप केवल स्ट्रेटजीज पर ही ध्यान देते हैं, केवल आप अगले या दूसरे नोट्स पर ही ध्यान देते हैं, अन्य बुक्स पर ही ध्यान देते हैं, तो सिर्फ ये बातें हैं, बातें करने से कुछ नहीं होगा। वहां पर आपके एवरेज नंबर आने हैं, जिससे ना ही सिलेक्शन होना है और समय की भी यहां पर कह सकते हैं बर्बादी होनी है। तो नमस्कार साथियों, अगर आपको ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछने हैं एमपीपीएससी से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।